हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके आने की संभावना है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, मृत जीवों के अपघटक हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, वायरस, जीवाणु, कवक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि कवक और जो जीवाणु और कवक दोनों ही मृत जीवों के अपघटक हैं, दोनों ही अपघटक का कार्य करते हैं, डिकम्पोजर का कार्य करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अध अस्तर के समकोण पर, अध अस्तर के साथ एक कोण पर, अध अस्तर के सतह के समांतर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अधः अस्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह अध अस्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं तथा उनको 3 प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मच्छरों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो 3500 से अधिक प्रजातियां हैं और उनको 3 प्रजातियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? क्यूलेक्स, एनोफिलीज और एडीज। जिसमें से क्यूलेक्स जो होता है ये हाथी पाँव के लिए जिम्मेदार होता है, हाथी पाँव का वाहक होता है क्यूलेक्स। एनोफिलीज की बात करें तो इसके कारण मलेरिया होता है और एडीज के कारण होने वाला रोग डेंगू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय से क्या प्रभाव हो सकता है? अगर ओजोन का क्षरण हो, ओजोन का नाश हो, ओजोन पतला हो जाए तो मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दिया है, धूप में जलना जिसे सनबर्न कहते हैं, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना। इसमें से आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना इसमें से कौन सा सही है। बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब है 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों ही सही है। अगर ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है तो शरीर स्किन जो होगी वो सनबर्न भी होगी, यानी कि धूप से जलन महसूस होगी, मोतियाबिंद होने का चांस होगा, त्वचा का कैंसर होगा और त्वचा मुरझा भी जाएगी। चारों ही सही है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चारों विकल्प सही है। ओजोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर से अगर ओजोन का क्षरण हो जाएगा तो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के टच में आ जाएंगी। अभी तो ओजोन का जो परत है वो उसको परावैंगनिक किरणों को नीचे आने से रोकता है और अगर डायरेक्ट वो किरणें आएंगी तो सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो स्किन से रिलेटेड बीमारी होती है, त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं। लेकिन त्वचा के साथ साथ मोतियाबिंद, धूप से जलना जैसी बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। तमाम प्रकार की बीमारियां देखने को मिलेंगी। ओजोन जो है ये किस स्तर में पाया जाता है, यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसके किस स्तर में पाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होता है तो आपके कमेंट को आपके नाम के साथ जरूर दिखाया जाएगा। ओजोन किस लेयर में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी होने से क्या होता है? यानी कि अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी? रक्त अल्पता जिसे एनीमिया कहते हैं, स्कर्वी, हड्डियों में दुर्बलता, त्वचा के रोग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया। लोहे की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग देखने को मिलता है जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। बात करें स्कर्वी की तो स्कर्वी जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इससे मसूड़ों से खून आना, पस आने जैसे बीमारियां होती हैं, इसे स्कर्वी कहा जाता है और ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्र ज्वर से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रोग से। ओंकोजीन किससे संबंधित है? कर्क रोग से संबंधित है।
ओंकोजीन एक असमान जीन है जो कि कैंसर, जिसे कर्क रोग कहा जाता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। आपको ऑप्शन में कर्क रोग ना देकर अगर कैंसर दिया है तो भी आपका सही हो जाएगा कि ओंकोजीन कैंसर को ही कर्क रोग कहा जाता है, कर्क से संबंधित है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। ओंकोजीन की पहचान सर्वप्रथम कब की गई थी, किसके रूप में की गई थी, तो SRC के रूप में की गई थी। 1970 से 72 में खोजा गया। घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था। मतलब सबसे पहले ये कहाँ पे खोजा गया, मुर्गियों में खोजा गया, ठीक है, जिसे रॉस स्कोरमा वायरस के नाम, बाद में इसका नाम क्या दिया गया, रॉस स्कोरमा वायरस, इसका नाम दिया गया। इसकी खोज कब हुई, 1970 से 72 में, ठीक। ओंकोजीन किससे संबंधित है, कर्क रोग यानी कि कैंसर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है पेट, पलीहा, यकृत, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, मोर ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। BPSC TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांस रहते हैं, इसको आप स्टार मार्क करिएगा। मलेरिया जो परजीवी का भंडारण यकृत और पलीहा दोनों में होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लीवर और स्प्लीन दोनों में ही मलेरिया परजीवी का भंडारण होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है। अगर आपका जवाब सही होता है तो आपके आंसर को जरूर यहाँ पे दिखाया जाएगा आपके नाम के साथ, ठीक है। मलेरिया जो रोग होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है, यानी कि ये जो इसका जो वायरस, ये जो क्या कहते हैं, मलेरिया प्रोटोजोवा के द्वारा होने वाला एक रोग है। इसका वाहक एक मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है ये आप हमें बताइएगा। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है या फिर प्रोटोजोआ बीमारी है, तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोवल डिजीज़ है। वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसके द्वारा मलेरिया रोग जो है वो फैलता है, और ये यकृत और पलीहा यानी कि लीवर और स्प्लीन दोनों को ही प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसे ब्लड कैंसर कहते हैं, इसका अलग नाम ल्यूकेमिया भी जाना जाता है। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। वही पूछा है कि ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 16, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि कैंसर जिसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं, इसके रोकथाम के लिए P32 का यूज किया जाता है, यानी फास्फोरस 32 का यूज किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कोबाल्ट नहीं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब कोबाल्ट 60 और P32 यानी कि फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 दोनों का ही यूज किया जाता है रक्त कैंसर के इलाज के लिए। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 दोनों का ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। कर्क रोग जिसे कैंसर डिजीज कहते हैं, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कर्क रोग उत्पन्न करता है और उसका उपचार करता है। तंबाकू, अल्कोहल, आयनिक विकिरण, परावैंगनिक किरणें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनिक विकिरण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 और 59 दोनों BPSC प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सेम ऑप्शन के साथ। 56 BPSC और 59 BPSC दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है सेम ऑप्शन के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह साइंस के साथ साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और EVS साथ ही साथ बिहार स्पेशल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इसका जो सही जवाब था वो था आयनिक विकिरण। आयनिक विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनिक विकिरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक गर्भाधानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों।
यानी कि जो वर्धानता डिजीज़ होती है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये इसमें स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक पीड़ित होते हैं। क्यों? वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर तक घर से बाहर रहते हैं, उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, उनमें साधारण कम चर्बी होती है। बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। देखिए, जो वर्धानता डिजीज़ होती है ये एक्स क्रोमोसोम पर ही रहती है। फीमेल में डबल एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। तो डबल एक्स अगर इस पे एक कोई डिजीज़ है तो ये जो होता है इसको न्यूट्रल कर देता है, लेकिन मेल में जो एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इसलिए यह फीमेल जो होती हैं ये इसका वाहक का कार्य करती हैं और इसका जो डिजीज़ होता है, जो बीमारी होती है, वो मेल में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहीं से आपको बीपीएससी टीआरई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव गुर्दे में कितने लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपसे लिंग गुणसूत्र पूछ ले, चाहे वो गुर्दे में पूछ ले, किडनी में पूछ ले, ह्यूमन बॉडी में पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, तो ह्यूमन में लिंग गुणसूत्र केवल एक पाया जाता है। फीमेल में XX और मेल में XY। लिंग गुणसूत्र केवल एक जोड़ी ही पाया जाता है। ठीक है, बाकी टोटल गुणसूत्रों की संख्या 23 पेयर होता है, 23 पेयर होता है, और अगर ऐसे बात करें तो 46 होता है। पेयर में पूछा जाए तो 23 पेयर होता है। और लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? एक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग से मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? छोटे मच्छर, काले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर, सफ़ेद मच्छर। ऑप्शन कुछ अजीब सा दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन और सेम ऑप्शन दिया हुआ था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासाइट मच्छर। ऐसे मच्छर जो किसी दूसरे के ऊपर पैरासाइट रहते हैं। कौन किसके ऊपर? मलेरिया जो होता है, मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो प्लाज्मोडियम पे पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट वाले मच्छर जो होते हैं इनके काटने से मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के? एनाफिलिस मच्छर के। और इसका जो वाहक होता है वो एनाफिलिस मच्छर होता है। और ये होता किसके कारण है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण ये मलेरिया रोग जो होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलिस मच्छर वाहक हैं। मतलब मलेरिया के अतिरिक्त एनाफिलिस मच्छर और किसके वाहक हैं? डेंगू एवं फाइलेरियासिस, डेंगू एवं एनसेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस, इनमें से कोई नहीं। 70 बीपीएससी 2024 अभी री एग्ज़ाम हाल फिलहाल में देखा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा, हो सकता है ये टीआरई में रिपीट हो जाए कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनाफिलिस मच्छर और किस चीज़ का वाहक करता है। तो डेंगू हम सभी जानते हैं, डेंगू जो होता है ये एडीज़ मच्छर के द्वारा फैलता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंगू जो होता है ये एडीज़ मच्छर के द्वारा, डेंगू फैलाने का जो वाहक मच्छर होता है वो एडीज़ मच्छर होता है। तो यहाँ पर आपसे एनाफिलिस मच्छर की बात किया है। तो एनाफिलिस मच्छर मलेरिया के साथ साथ एनसेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग संबंधित है फेफड़ों से, कान से, आंखों से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, लंग से, ईयर से, आइज से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेकोमा रोग आंखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। ट्रेकोमा एक संक्रामक रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के संक्रमण के कारण फैलता है। अगर आपसे पूछा जाए ट्रैकोमा रोग कैसा डिजीज़ है, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और किसके कारण फैलता है? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है। ट्रैकोमा रोग फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है। ठीक है, और ये आँख से संबंधित बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़े मिलाना है। मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए और उनके 4 विकार दिए हुए हैं। पूछा है कि किसके कारण, मतलब कौन सी बीमारी का विकार जो है वो सही है। इसका पहला दिया हुआ है एनोरेक्सिया नींद संबंधित विकार, इंसोम्निया खाने का विकार, डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। इसका जो सही जवाब है उसमें केवल ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ही सही दिया हुआ है कि डिस्पेनिया सांस की तकलीफ, मतलब डिस्पेनिया सांस की तकलीफ जब होती है उस बीमारी को डिस्पेनिया कहते हैं। और
गंध के आंशिक या पूर्ण हानि को एनोसोमिया कहा जाता है। गंध के आंशिक या पूर्ण हानि को एनोसोमिया कहा जाता है। ऑप्शन 3 और 4 सही है। 3 और 4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। अगर बात करें एनोरेक्सिया की, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन से संबंधित विकार है। एनोरेक्सिया नर्वोसा कैसी बीमारी है, तो भोजन से संबंधित बीमारी है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के भार को लेकर संसाकित रहते हैं, जिसके कारण यह भोजन खाने से बचता है। मतलब क्या होता है कि जो एनोरेक्सिया से बीमारी होती है, जिसमें एनोरेक्सिया बीमारी होती है, वो जिसको होती है, वो व्यक्ति जो है वो भोजन करने से बचता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब अपने बॉडी को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहता है, इसलिए वो भोजन करने से बचता है, भोजन कम खाना चाहता है। ठीक। और बात करें इंसोम्निया की, तो इंसोम्निया एक निद्रा विकार है। इंसोम्निया कैसा है, एक निद्रा विकार है, यानी नींद से संबंधित बीमारी है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई, या फिर उसको नींद नहीं आएगी, या फिर उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। ठीक है, इसे इंसोम्निया कहते हैं, यानी कि नींद की समस्या इंसोम्निया बीमारी में होती है। डिस्पैनिया, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि सांस से संबंधित है। डिस्पैनिया या फिर कहीं कहीं डिस्पनोई लिखा रहता है, ये सांस से संबंधित बीमारी है। इंसोम्निया या गंध की समस्या से संबंधित विकार है। इसमें गंध जो है वो व्यक्ति को सूंघने में समस्या होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपके सामने पहला दिया हुआ है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वार्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सैनिगाटा और टेनिया एशियाटा के कारण होता है। दूसरा दिया हुआ है, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित होता है तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट कोरोसिस यानी एनसीसी कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए और 2 दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि टेनियासिस जो है ये एक आंतों से संबंधित बीमारी है, ये बिल्कुल सही है। और ये जो होता है ये टेप वार्म के कारण होता है। टेप वार्म में टीनिया सोलियम, टीनिया सैनिगाटा और टीनिया एशियाटिका तीनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। बात करें मस्तिष्क में सिस्ट विकसित होने पर, तो मस्तिष्क में जब सिस्ट विकसित होता है तो ऐसी स्थिति को एनसीसी यानी कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहा जाता है। दोनों ही ऑप्शन सही है। तो दोनों किस में सही दिया हुआ? ऑप्शन ए में सही दिया हो, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है एस्प्रिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन। तो एस्प्रिन, पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन ये एंटीबायोटिक नहीं है। बात करें पेनिसिलिन की, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये एक एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, पेनिसिलिन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंटीबायोटिक दवा जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के उपचार के लिए यूज किया जाता है, ऐसे दवा को एंटीबायोटिक दवा कहा जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, इसे कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फंजाई या फिर फंजी जिसे कहा जाता है, कवक जिसे कहा जाता है, वहाँ से पेनिसिलिन जो है वो प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि जिससे आप एमआरआई तकनीक में किस किरण का यूज नहीं करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का, एक्स किरण, रेडियो तरंग, गामा किरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि एक से अधिक। क्यों? क्योंकि एमआरआई जो होता है, एमआरआई जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई का फुल फॉर्म हो सकता है। किसी एग्जाम में आपसे एमआरआई का फुल फॉर्म पूछ ले, तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबम, ये एनआई का फुल फॉर्म होता है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग दोनों का ही यूज किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग दोनों का ही यूज किया जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक। अगर बात करें अल्ट्रासाउंड और एमआरआई की, दोनों में ही किसी भी प्रकार के आयनिक विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपसे एमआरआई की जगह अल्ट्रासाउंड पूछ ले, तो अल्ट्रासाउंड में भी एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड दोनों में ही आयनिक विकिरण का यूज नहीं किया जाता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्विनीन, सल्फागुआडिन, क्लोराम्फेनिकॉल, एस्प्रिन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई यानी कि
एक से अधिक, एक से अधिक में कौन कौन सा? प्रतिजैविक औषधि है, एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक औषधि यानी कि एंटीबायोटिक। तो क्लोरेम्फेनॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। साथ ही साथ सल्फागुआडिन एक प्रकार का सल्मोनोमाइडिन प्रतिजैविक है, यानी कि सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, जो जीवाणु जो होता है उनके एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक, सल्फागुआडिन और क्लोरेफेनिकॉल, ये इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? यानी कि यहाँ से पूछा है कि टीकाकरण की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मैन्स्टीफॉन, एडवर्ड जेनर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। टीकाकरण की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। कब की थी? 1796 में की थी। एडवर्ड जेनर ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने टीकाकरण की खोज की थी, और कब की थी? 1796 में की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ऑप्शन इसके सही किए गए। अगर यहाँ पे ऑप्शन मोर ऑफ एबव का होता तो आपका एसिटिलीन और एथिलीन दोनों ही सही है, तो मोर ऑफ एबव आप मार्क करके आते। एक एग्जाम में आपको कहीं पे आपको वी और कहीं पे डी, यानी कि एसिटिलीन और एथिलीन दोनों ही कच्चे फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जो प्रेजेंट टाइम है इसमें एसिटिलीन के द्वारा फलों को पकाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि रोक लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से जो फल को पकाता है वो एथिलीन हार्मोन होता है, प्राकृतिक रूप से एथिलीन पकाता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको नन ऑफ एबव का ऑप्शन नहीं दिया या मोर ऑफ एबव का ऑप्शन नहीं दिया तो आप एसिटिलीन मार्क करके आइएगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको मोर ऑफ एबव का ऑप्शन दिया हो तो आप मोर ऑफ एबव मार्क करके आएगा कि एसिटिलीन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। एथिलीन जो होता है ये कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए जिम्मेदार होता है, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारकों के संश्लेषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं और इनको जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो गया है। इसके लिए जीन के संश्लेषण के लिए इन्होंने अपनी खोज में आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका का पता लगाया, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछा जाए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, भ्रूण विज्ञान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर इसको याद करने को मैं एक ट्रिक बता दे रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो भारत में उत्तर प्रदेश याद करने के लिए आप सबसे पहले भारत के मैप को देखेंगे कि भारत के मैप में उत्तर प्रदेश कहाँ पर दिखेगा, तब आपको यहाँ कहीं उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उसी तरह गुणसूत्र पर जीनों की स्थिति जानने के लिए जीन मानचित्रण का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जीन मानचित्रण का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, किसी कमजोर की निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, शरीर में रोगजनक पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट करके, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संक्रमण में रख के। 69 PPSC 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, mRNA जिसे मैसेंजर RNA कहा जाता है,
पद का विस्तृत रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप में चर्चा में रहा है? अब देखिए mRNA का फुल फॉर्म पूछा है, तो अभी हमने बताया M का मतलब होता है मैसेंजर RNA, इसे और RNA का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। RNA को क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ से आपसे आरएनए का फुल फॉर्म पूछा है, तो mRNA का फुल फॉर्म मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर टी लिखा होता है तो ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। एम लिखा है तो मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आर लिखा होता है, आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार के होता है, एक टीआरएनए, एक एमआरएनए, एक आरआरएनए। टीआरएनए इसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एमआरएनए इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं और आरआरएनए इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यहाँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होता है तो अगले की वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक दी वर्जिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लिनियस, लैमार्क, मेंडल, डार्विन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डार्विन। पुस्तक दी वर्जिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की बुक है, इसको डार्विन द्वारा लिखा गया है। डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने विकासवाद के संबंध में अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत किया था जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसी में इन्होंने जो अपनी वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, इसी में इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से संबंधित गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, एकजुटता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा थेरेपी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से ठीक हो चुके जो कोविड-19 के रोगी हैं, गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बताना है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहीं पर अगर आपका ह्यूमन टेम्परेचर कैल्विन पे पूछा जाए, कैल्विन पे कितना होता है? तो 310 होता है। कितना होता है? 310 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आपसे यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तेल, मरहम, डीडीटी, गैम्बूसिया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा जैविक नियंत्रण के लिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है जैविक नियंत्रण के लिए जिसमें जीव पाया जाता हो, जीवों के द्वारा नियंत्रण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गैम्बूसिया। गैम्बूसिया एक प्रकार की मछली है जो मच्छरों के लार्वा को खाकर उनकी जनसंख्या वृद्धि को रोकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर यहाँ से आपसे जैविक नियंत्रण नहीं दिया होता, केवल नियंत्रण दिया होता मच्छरों के नियंत्रण में, तो मच्छरों के नियंत्रण में हम तेल का भी यूज करते हैं। मान लीजिए कहीं पे पानी स्टोरेज है और वहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं, अगर इसमें एक बूंद ऑयल डाल देंगे, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल या फिर कोई भी ऑयल इसमें डाल देंगे तो इसके जो लार्वा है वो पनप नहीं पाएंगे, बन नहीं पाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो सांस नहीं ले पाएंगे, तो ऑयल का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैविक नियंत्रण दिया आपको क्वेश्चन, बीपीएससी जो है ना वो क्वेश्चन टफ नहीं देता है, वो ऐसे वर्ड देता है, अपने वर्ड के माध्यम से ही घुमा देता है आंसर को, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना। आपको जैविक नियंत्रण पूछा, ऐसे नियंत्रण जिसमें किसी जीव का यूज किया जा रहा हो, तो गैम्बूसिया एक प्रकार की मछली की प्रजाति है जो मच्छरों के लार्वा को खाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किससे निकलता है? खरगोश, लोमड़ी, बकरी, भेड़, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खरगोश। रैबिट से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? रैबिट से। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक काटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष बाद वह काटी उसी जगह पर रहेगी, अगल बगल जाएगी, ऊपर जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उसी जगह पर रहेगी। कोई एक पेड़ है
कोई एक पेड़ है मान लीजिए, उसके तने पर, इसका तना यहाँ सतह से 1 मीटर ऊपर, तने पर आप एक काटी ठोक देंगे, 2 वर्ष बाद वो काटी क्या होगी? तो कहीं नहीं, उसी जगह पर ही रहेगी जहाँ पे आपने ठोका है, 1 मीटर ही ऊपर रहेगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 वर्ष बाद वह काटी उसी जगह पर रहेगी। क्यों? क्योंकि पौधे की लंबाई शीर्षक विभाजोत्तक द्वारा बढ़ती है। शीर्षक विभाजोत्तक जड़ और टहनी के सिरे पर उपस्थित होता है, इसलिए अगर आप तने में ठोक रहे हैं तो वो काटी वहीं के वहीं रहेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कॉल्सन, जॉन एफ एंडर, रॉबर्ट बी लफलिन, वाटर कोहन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्विड कॉल्सन। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए आर्विड कॉल्सन को जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 नवंबर डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, डायबिटीज़ डे के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 मई किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? डेंगू, पोलियो, HIV, फाइलेरिया। 53 और 55 दोनों बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। 2011 में 53 बीपीएससी और 55 बीपीएससी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आह्वान कार्यक्रम है वो बिल एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि बिल एंड गेट्स फाउंडेशन द्वारा HIV के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है? आह्वान है। और ये किसके लिए है? HIV एड्स के लिए है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आह्वान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो HIV एड्स से संबंधित है। और किसके द्वारा इसको प्रायोजित किया गया है? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस ये एग्जैक्ट नहीं होता है। बीपीएससी जो है ये ऑप्शन जो है वो बहुत नियरेस्ट देता है। अगर यहाँ पे नन ऑफ एबव का ऑप्शन होता तो आप नन ऑफ एबव मार करके आते, लेकिन इसका सही जवाब नन ऑफ एबव नहीं है। जो सेल्सियस स्केल पर मानव टेम्परेचर होता है वो 36.9 डिग्री होता है। ये बिल्कुल सही है। अगर आपको 37 और 36.9 दोनों दिया हुआ है और ऑप्शन दिया मोर ऑफ एबव का, नन ऑफ एबव का, तो आप नन ऑफ एबव मोर ऑफ एबव मार करके नहीं आएंगे। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। लगभग में इसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर मान लेते हैं, इसलिए जनरली 37 डिग्री सेल्सियस ही बोला जाता है। वहीं पे एक बार आपको एक एग्जाम में ये क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में देखने को मिला था कि 98.4 और 98.6 दोनों ही आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, और नन ऑफ एबव मोर ऑफ एबव का भी ऑप्शन था। जो आपका सही जवाब था वो था 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, ऑप्शन से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सॉरी, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर पूछे, और सेल्सियस में पूछेगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, जिसे एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे लाफिंग गैस या हास्य गैस भी कहा जाता है, वो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। बी एवं टी दोनों कोशिकाओं द्वारा, केवल V कोशिका द्वारा, केवल T कोशिका द्वारा, एक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल B कोशिका द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीय उपभोक्ता हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी एवं भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। कैसे? जो हमारा ट्रॉपिक लेवल होता है, सबसे पहले उत्पादक आता है। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उत्पादक में आते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं,
प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं जो हरे पेड़ पौधों पर, जिनका जीवन जो है वो हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो इनको खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो इसमें पूछा है बकरी और भेड़ को अगर हम खाते हैं तो हम कैसे उपभोक्ता होंगे? तो बकरी और भेड़ को खाने अगर हम खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता होंगे। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि अगर हम बकरी और भेड़ को खाते हैं तो हम किस ट्रॉपिक लेवल पे होंगे, तो हमारा ट्रॉपिक लेवल जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। ट्रॉपिक लेवल कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर उत्पादक, द्वितीय पे बकरी और भेड़ आ जाएंगे जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे हम आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि कौन से उपभोक्ता है, तो द्वितीय उपभोक्ता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? 1 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 साल। पोलियो की बूंद 1 साल में दिया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चेचक का टीका कहाँ से बनता है? पेड़ों से, रासायनिक अपक्रिया से, भेड़ों से, जमीन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़ों से। चेचक का जो टीका है वो भेड़ों से बनता है। भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और रॉनीपेट स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेंट, बासी, एंटीऑक्सीडेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? यानी कि यहाँ से आपसे पूछा है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसिड से एक न एक क्वेश्चन प्रति एग्जाम में देखने को मिलता ही है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। बात करें टार्ट्रिक एसिड की, तो टार्ट्रिक एसिड जो होता है ये इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इमली के साथ साथ टार्ट्रिक एसिड का एक और नाम है जिसे फॉर्मिक एसिड या फिर मेथानिक